हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड थ्रू अ डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है dw बाई dt। और अगर मान लो कोई भी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, उस वो अगर dq चार्ज सप्लाई करता है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो वर्क डन हो जाएगा v dq। और v dq बाई dt का dq बाई dt हम करंट लिख सकते हैं, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी v इंटू आई। फिर हम ओम्स लॉ को यूज करके इसको मॉडिफाई करते हैं, पावर इक्वल टू v इंटू आई हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू में यूज करता हूँ फ्लो से, तो v बाई आर होती है, तो ये v स्क्वायर बाई आर बन जाएगा फॉर्मूला। और अगर v की वैल्यू आई आर पुट करता हूँ तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले पावर के आप याद रखें। अब बात करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस से अगर आई करंट आई सप्लाई हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होने वाली हीट क्या होती है? तो हीट की वैल्यू होगी पावर इंटू टाइम, और पावर होती है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हीट का फॉर्मूला में मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये जूल में मिलेगा। फिर अगर यही हीट का फॉर्मूला मुझे कैलोरी में लिखना हो, तो कैलोरी हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर का हेल्प लेनी पड़ती है। कन्वर्जन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 4.2 होती है, जो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसको अगर मैं कैलोरी में लिखना चाहूँ तो वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4.2 आर, तो ये हीट का फॉर्मूला आपको कैलोरी में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वन इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होती है। वन यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट और किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। 1 किलो वॉट आर, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, और आर का मतलब सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना मिलेगा? 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 सोल्व करने में मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो वन इलेक्ट्रिकल यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द बल्ब? बल्ब पर रेटिंग लिखी होती है, उस रेटिंग का मतलब क्या होता है? सपोज किसी बल्ब पर लिखी हुई रेटिंग जो है वो 100 वॉट एंड 220 वॉट है। इसका ये मतलब हुआ इस बल्ब के एंड से बीच में, अगर इसके टर्मिनल्स के बीच में हम 220 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई करते हैं या 220 वोल्ट की सप्लाई इस बल्ब को यूज करते हैं, तो ये 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा, राइट। तो ये मीनिंग ऑफ रेटिंग ऑफ द बल्ब। अब एक न्यूमेरिकल है यहाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं, और हमें समझ में आ जाएगा किस तरह से रेटिंग ऑफ द बल्ब बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रेटिंग ऑफ द बल्ब इज 100 वॉट एंड 220 वॉट। फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और अगर यही बल्ब हम 110 वोल्ट की पावर सप्लाई पे यूज करते हुए कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, वहीं से हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पावर। वी जो है रेटिंग के अकॉर्डिंग, जो बल्ब की रेटिंग थी वो 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट थी। तो अगर हम इसको 220 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, तो 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाई पावर की वैल्यू है 100। इसको सोल्व करने पर बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाता है। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 484 मिलता है। यहाँ एक बात पर क्लियर कर लें कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब होता है, resistance of bulb is basically resistance of the bulb is inversely proportional to power होता है। इसका मतलब जिस बल्ब पर पावर रेटिंग ज्यादा लिखी हुई है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिस बल्ब पर पावर रेटिंग कम लिखी हुई होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं कि कितनी करंट इससे फ्लो होगी। तो पावर की वैल्यू होती है वी इंटू आई, यहाँ से आई को मिल जाएगा, सॉरी पावर की वैल्यू होती है वी इंटू आई, यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी पावर अपॉन वी। पावर कितनी बल्ब की? 100, और कितने वोल्ट हम इसको यूज करना चाहते हैं? 220 पर। तो अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई पे बल्ब को यूज करते हो और जब ये 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम कर रहा है, तब इससे फ्लो होने वाली करंट 5/11 एम्पियर होगी। अब हम बात करते हैं अगर इसी बल्ब को हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट की सप्लाई पर, तो इससे कंज्यूम होने वाली पावर कितनी रहेगी? तो इससे कंज्यूम होने वाली जो पावर होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन आर, यानी वी स्क्वायर बाय आर हम यूज करेंगे, लेकिन वी की जगह हम पुट करेंगे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? 110 वोल्ट। और रेजिस्टेंस जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे बल्ब का। बल्ब की पावर रेटिंग से उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस था 484। तो 484 ओम रेजिस्टेंस था। इसको सोल्व करने पर हमें मिलता है 25 वॉट। यानी इस बल्ब को जब मैं 110 वोल्ट की सप्लाई पे काम में लेता हूँ तो ये 25 वोल्ट के बल्ब की तरह काम करेगा। फिर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब। बल्ब के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उनका बिहेवियर क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, किस तरह से वो पावर कंज्यूम करते हैं, किस तरह उनका ग्लो होगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बल्ब हमने जिसकी पावर रेटिंग P1 एंड P2 है, मान लो उसका रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, एंड सपोज मान लेते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2 है, यानी ये हायर पावर का बल्ब था, हायर पावर रेटिंग का बल्ब था।
तो R1 विल बी लेस देन R2 होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। अब हम जानते हैं कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कंपैरेटिव स्टडी से पता कर सकते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। टोटल पावर कंज्यूम जो होती है सीरीज के अंदर, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर दो बल्ब कनेक्टेड है तो 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अगर तीन बल्ब होते तो हम इसे फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देते 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 एंड सो ऑन। फॉर टू बल्ब कॉम्बिनेशन द टोटल पावर कंज्यूम इज ऑल्सो रिटन एज P1 P2 अपन P1 प्लस P2। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें पता है फ्लो होने वाली करंट सेम होती है। फ्लो होने वाली करंट सेम होगी तो पावर जो कंज्यूम होगी बल्ब के थ्रू वो कितनी होगी, I² इंटू R, क्योंकि I सभी बल्ब से सेम फ्लो होगी। फिर हम बात कर चुके हैं कि जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है पावर जो होगी वो I² R हो, तो ये पावर कंज्यूम है। क्योंकि सीरीज में करंट सबसे सेम होगी तो जो पावर कंज्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा थी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे पावर कंज्यूम कम होगी। इसका ये मतलब हुआ इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जिस बल्ब पे पावर रेटिंग ज्यादा लिखी हुई थी वो लेस ग्लो करेगा, और जिस बल्ब पे पावर रेटिंग कम लिखी हुई तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। इसी तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स का। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स की। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो बल्ब कनेक्टेड है किसी सोर्स के अक्रॉस, इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों बल्ब्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस केस के अंदर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय दी बल्ब्स कितनी होगी, तो हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर हमारे पास n बल्ब सिस्टम हो, यानी n बल्ब अगर पैरेलल में हो, तो हम फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे अप टू दी n, यानी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू दी Pn। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि जो पावर कंज्यूम होगी वो V² बाय R होगी। जैसा कि हम जानते हैं सभी एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसलिए सबका V सेम है, तो पावर कंज्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आएगी। फिर से हम बात कर सकते हैं, अगर मान लो P1 जो है बल्ब की पावर, इस वाले बल्ब की पावर P1 P2 से ज्यादा है, तो जैसा कि हम जानते हैं पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा लिखी होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि पावर कंज्यूम बाय द बल्ब की तो मैं बात करूं तो यहाँ पर पावर कंज्यूम जो होगी, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंज्यूम कम होगी। तो अगर हम P1 और P2 की कंपैरिजन की बात करें तो इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है पर इसका रेजिस्टेंस कम है, और इसका रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसकी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या देख सकते हैं कि जिस बल्ब पर पावर रेटिंग ज्यादा लिखी होती है वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिस बल्ब पर पावर रेटिंग कम लिखी होती है वो कम ग्लो करेगा। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने देखा है कि हमारे पास तीन बल्ब हैं, तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, इन सभी की पावर रेटिंग सेम है। तो बल्ब A, B और C इनिशियली जो है ये स्विच ओपन है। हमसे कहा जाता है कि जब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं तब A और B बल्ब जो हैं उनकी जो पावर रेटिंग होगी या उनका जो पावर कंजप्शन होगा या उनका जो ब्राइटनेस लेवल होगा उस पर क्या फर्क चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनिशियली जब स्विच ओपन है तो ये तीनों के तीनों बल्ब सीरीज में है। तो अगर मान लो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस हम R कंसिडर कर लें तो इस सोर्स से सप्लाई होने वाले करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी E/3R। तो इनिशियल करंट जो थी वो E/3R थी, राइट। अब हम जानते हैं सभी का रेजिस्टेंस सेम है और सभी से फ्लो होने वाली करंट सेम होगी, तो इनिशियली तीनों जो बल्ब हैं वो बराबर ग्रो दे रहे होंगे, बराबर पावर कंज्यूम कर रहे होंगे। जब हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया, इसका ये मतलब हुआ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बल्ब सी से कोई करंट पास नहीं होगी। अगर बल्ब सी से करंट पास नहीं होगी इसका मतलब करंट सिर्फ इस वाले लूप के अंदर मूव करेगी। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो ए और बी का होगा। ए और बी का रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से दोनों जब सीरीज में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R आएगी, तो जो फाइनल करंट होगी वो E/2R होगी। अब हम देख पा रहे हैं कि जो फाइनल करंट है उसकी वैल्यू इनिशियल करंट से ज्यादा है और दोनों रेजिस्टेंस जो है बल्ब के वो सेम है, तो हमें पता है इफेक्टिव करंट बढ़ जाएगी। तो I²R के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो पावर है ए और बी की वो बढ़ जाएगी, इसलिए ए और बी की पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इनका जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद हम कंपेयर करें तो ए और बी का ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाएगा जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे, जबकि जो हमारा बल्ब सी है वो
ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि उससे कोई करंट पास नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय द सेल। किसी भी सेल्स के थ्रू जो लोड आपने सोर्स सेल्स के टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, उसको कितनी पावर ट्रांसफर होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास ईएमएफ का कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का हमने लोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से पास होने वाली जो करंट होगी वो अगर आई है, तो हमें पता है इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो R प्लस आर होगा, इसलिए जो करंट की वैल्यू होगी वो E अपॉन R प्लस आर। अब इसके टर्मिनल्स के बीच में अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है या मुझे लोड के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से पास होने वाली करंट अगर आई है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो पावर I स्क्वायर इंटू R होगी। क्योंकि हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे ऑलरेडी, तो हम पावर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी लोड के अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम होगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यहाँ एक चीज आप डायरेक्टली याद रखना बच्चों, मैक्सिमम पावर सप्लाई थ्योरम। किसी भी सोर्स से यानी बैटरी या सेल से मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होती है, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस लगाए गए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर सप्लाई थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर जो सप्लाई होगी वो कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। इन दैट सिचुएशन द टी मैक्सिमम, अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दूंगा, तो ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर into R. This becomes what? E square upon 4R, या E square upon 4 times of small r. Small r equal to capital R, इसलिए हम किसी भी तरह से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम पावर आउटपुट है जो किसी लोड के अक्रॉस मिल रही है। अब देखते हैं कि बैटरी के थ्रू कितनी पावर स्पेंड की जा रही है। बैटरी के थ्रू स्पेंड होने वाली पावर अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बैटरी के थ्रू स्पेंड होने वाली पावर होगी I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह पावर स्पेंड हो रही है बैटरी के थ्रू। तो आप देखेंगे I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन दिस सिचुएशन, जब मैक्सिमम पावर सप्लाई हो रही है, तब आप देखेंगे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। तो अगर आप इसी से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो E अपॉन 2R हो जाएगा, और E अपॉन 2R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर की मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो पावर स्पेंड थ्रू द सोर्स आ रही है वो E स्क्वायर अपॉन 2 आ रही है, जो कि पावर सप्लाइड बाय द सोर्स की जस्ट डबल है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर स्पेंड बाय द सेल। सेल ने कितनी पावर स्पेंड की और कितना आउटपुट मिला, उसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर स्पेंड बाय द सेल। नाउ व्हाट इज द टोटल पावर आउटपुट इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर सप्लाई, E square upon 4R, and the power spent is E square upon 2R, which gives what? 1/2 into 100%, which is 50%। यानी एफिशिएंसी जो है यहाँ पर मैक्सिमम पावर सप्लाई के केस में वो 50%। तो ये मैक्सिमम पावर सप्लाई थ्योरम थी। इसका ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होती है, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की या ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स की। ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स 3 तरह का होता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन की। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि हमने इस तरह से n सेल्स जिनका ईएमएफ डिफरेंट है और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और पूरा का पूरे सिस्टम को फिर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया हुआ है। इस केस के अंदर अगर हम जो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंसेस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सेल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल दी Rn होगा इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरह से अगर मान लो सारे के सारे सोर्सेज जो जोड़ रखे हैं, सभी जो सेल्स हैं इनकी पोलैरिटी सेम है, इसलिए सभी सेल्स एक ही डायरेक्शन में एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसलिए उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 है अप टू दी En होगा। इस तरह से अगर मैं टोटल करंट कैलकुलेट करना चाहूँ इस सर्किट से पास होने वाली, जो टोटल करंट होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो E इक्विवेलेंट जो बनेगा हमारे पास, उसकी वैल्यू हमें पता है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन है, और R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो ये है। अगर मैं R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड कर दूंगा तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क मिल जाएगा। मान लो हमारे पास सारे के साथ जो सेल हैं वो आइडेंटिकल है,
तो अगर n सेल आइडेंटिकल में सीरीज में जोड़ देता हूँ तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ बनेगा वो n टाइम्स ऑफ ई बनेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस का जो सम होगा वो n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर होगा। उसके अंदर अगर मैं कैपिटल आर को ऐड कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा नेटवर्क का, और इस तरह से मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। एन ई दैट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ और एन आर प्लस आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अगर मान लो इस तरह के कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कई गुना ज्यादा है, तो हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस एन आर के कंपेरिजन में। जब इसको नेग्लिजिबल मानूंगा तो एन से एन कैंसिल होकर मिलेगा ई अपॉन स्मॉल आर। ई अपॉन स्मॉल आर होती है किसी भी सिंगल सेल की वजह से पास होने वाली करंट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखता हूँ एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमारा जो पूरा कॉम्बिनेशन हो एक सिंगल सेल की तरह काम कर रहा है, मतलब ये सेंसलेस या डिसएडवांटेजियस है। फिर मैं बात करता हूँ कि अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है एज कम्पेयर टू दी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे कैपिटल आर के कंपेरिजन में, और हमें जो करंट मिलेगी वो एन ई अपॉन आर मिलेगी, वो है एन टाइम्स ऑफ द करंट थ्रू दी वन सेल। डेफिनेटली ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है जो है वो एडवांटेजियस होगा। इसका मतलब जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हम बनाए तो हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखनी चाहिए एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी ये रिजल्ट हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। फिर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखिए हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं एन एम सेल्स जो हमने पैरेलल में जोड़े हुए हैं। आप जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो फिर एक सिंपल सी बात ये हो जाती है कि अगर मैं इस पूरे नेटवर्क का एक ब्रांच का अगर मैं इसका देखूं तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा वो ई होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इन सभी का जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो भी ई होगा, राइट। और अगर मान लो आर इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस तरह के एम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बाय स्मॉल एम होगा, और उसको अगर मैं ऐड कर दूं किसके साथ, डेफिनेटली पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क मिलेगा वो मिलेगा आर बाई एम प्लस आर। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट। अब मैं करंट अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। फिर हम इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एम कॉमन लेके ऊपर ले जा सकते हैं, तो एम ई आर प्लस एम आर इज द करंट पासिंग थ्रू द नेटवर्क। अब इसी को हम यहाँ स्टडी करते हैं। देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू एम आर के कंपेरिजन में बहुत कम हो, तो हम इस रिजल्ट से देख सकते हैं यहाँ पर इफ स्मॉल r is very small as compared to the mr, in that situation small r is negligible, m get cancel out, the current becomes e by r only। तो करंट की वैल्यू e by r मिलेगी जो कि किसी भी सिंगल सेल की करंट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि अगर मान लो एम आर की वैल्यू कई गुना ज्यादा है स्मॉल आर से, तो मुझे एक सिंगल सेल के बराबर करंट मिलती है जो मेरे लिए एडवांटेजेस नहीं होगा। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मॉल आर की वैल्यू कई गुना ज्यादा है एम आर से, तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, इस सिचुएशन के अंदर हम जो है वो एम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे और एम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे आर के कंपेरिजन में, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा एम ई अपॉन आर, यानी एम ई अपॉन आर इज व्हाट एम इनटू करंट थ्रू दी करंट फ्रॉम द सेल व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड, राइट। तो ये जो मुझे मिलेगी करंट ये डेफिनेटली मेरे लिए एडवांटेजेस है, ये करंट की वैल्यू ज्यादा है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल नहीं होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग की, जिसमें हमने कुछ लेडर जो है उसमें आप देखोगे एन आइडेंटिकल सेल जोड़े हैं। ऐसी हमारे पास एक लेडर के अंदर एन आइडेंटिकल सेल है और इसे हमने एम रोज बना रखी है। तो इसमें ये देखिए ये सीरीज में है सारे के सारे कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये सारी की सारी लेडर जो है वो पैरेलल में, इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अगर आप देखें तो किसी एक लेडर का टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर होगा और ऐसी एम लेडर से जो कि पैरेलल में होगी तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन आर अपॉन एम, राइट। फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क क्या होगा, तो दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, तो टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू मिलेगी मुझे एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, राइट। अब हम देख सकते हैं कि अगर एन सेल्स आइडेंटिकल सीरीज में जुड़े हो तो इस एक लेडर का जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा उसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज द एन ई, और ये ऐसी लेडर्स एम पैरेलल में, हम जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम होता है। तो व्हाटएवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिंगल लेडर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस या नेट ईएमएफ ऑफ द होल नेटवर्क। एक लेडर का जो भी नेट ईएमएफ होगा वो पूरे नेटवर्क का भी होगा, तो एक लेडर का नेट ईएमएफ एन ई है तो पूरे नेटवर्क का भी एन ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम पावर सप्लाई थ्योरम में हमने समझा था कि मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट तब फ्लो होती है जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू अगर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी तो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगी। तो ये है मिक्स ग्रुपिंग। अलग अलग तरह के ग्रुपिंग्स के इनके फॉर्मूले आप याद रखें। अब हम बात करेंगे कुछ बैटरीज के कॉम्बिनेशन की जो पैरेलल में होंगी, उनसे करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर डिफरेंट ईएमएफ के सेल्स जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आपको अलग अलग सेल्स डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाए, तो उसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट E1 by R1 plus E2 by R2 अपॉन 1 by R1 plus 1 by R2। यहाँ पर हमारे पास दो सेल्स हैं, इसलिए हमने दो सेल के लिए एक्सप्रेशन लिखा है। अगर n सेल होंगे तो यही एक्सप्रेशन हम एक्सटेंड कर देंगे अप टू दी n, राइट। इसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करके यहाँ लिखा है किस तरह से, E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 plus R2। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला याद करें, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला याद करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए आप इफेक्टिव ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, यहाँ दोनों सेल्स की पोलरिटी सेम है, इसलिए हमने यहाँ साइन प्लस यूज किया है। और अगर पोलरिटी रिवर्स हो जाए, सपोज आपने जो ये पहली बैटरी है उसकी पोलरिटी ये प्लस ये माइनस, लेकिन इसके लिए ये वाला नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो हम यहाँ साइन नेगेटिव यूज कर ले। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने क्या किया है, दो सेल्स हैं E1 और E2 ईएमएफ के, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को फिर एक 6 वोल्ट के सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हमसे पूछा जाता है कि अगर मान लो इस पूरे के पूरे सिस्टम का मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी अगर किसी पूरे सिस्टम को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहूँ तो उसका ईएमएफ कितना होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास E1 और E2 ईएमएफ की बैटरीज के जो सेल हैं, इन सेल की पोलरिटी यहाँ रिवर्स है। आप देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जैसा कि हमने यहाँ बात की थी, अगर पोलरिटी रिवर्स कर दी साइन हम नेगेटिव यूज कर लेंगे, ये वाला साइन हम नेगेटिव यूज कर लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, ये तो 6 वोल्ट की बैटरी एज इट इज है। सबसे पहले हम A, B और C हमने नाम दे दिया। B और C के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। और वो कैसे निकालेंगे, E1 by R1 माइनस E2 by R2 जो हमने यहाँ निकाला। B और C के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 by R1 माइनस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो 1 by R1 और 1 by R2 की जो वैल्यू होगी वो 1 by 2 प्लस 1 by 2 दैट इज 1। 10 by 2 is 5 एंड 4 by 2 is 2। तो 5 माइनस 2 अपॉन 1 3 वोल्ट, यानी B और C के बीच में इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा वो 3 वोल्ट आएगा। और क्योंकि ये 2 ओम इन 2 ओम किसमें है, पैरेलल के अंदर है, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि B और C के बीच में मैं एक बैटरी जोड़ सकता हूँ जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि ये 6 वोल्ट और 3 वोल्ट की जो सेल हैं वो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है विद द रिवर्स पोलरिटी। और जब दो सेल्स रिवर्स पोलरिटी के साथ सीरीज में जुड़े हों तो इफेक्टिव ईएमएफ निकालने के लिए हम सब्सट्रैक्शन करेंगे किसी भी एक का। तो यहाँ देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। ये बैटरी डोमिनेट करेगी तो अल्टीमेटली हमें जो नेट ईएमएफ मिलेगा वो 6 माइनस 3 मिलेगा। और उसकी पोलरिटी अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड एलएचएस के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और आरएचएस के अंदर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नेट ईएमएफ इसका निकल कर आया वो 3 वोल्ट आया 6 माइनस 3, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम आएगा। इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहो तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ होगा 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। फिर आप यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो क्वेश्चन है हीटर कॉइल रेटेड 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। ये रेटिंग लिखी हुई हीटर कॉइल के ऊपर, यानी इसको अगर हम 200 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो ये 100 वोल्ट की पावर प्रोड्यूस करेगी। इट इज कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू द सेम वोल्टेज सोर्स। जो हमारे पास हीटर है उसकी जो कॉइल है उसको हमने 2 इक्वल पार्ट में कट करके पहले पैरेलल में जोड़ दिया, और पैरेलल में जोड़ने के बाद हम सेम जो जितना वोल्टेज पहले था यानी 200 वोल्ट का उतने ही वोल्ट पे उसको हम बाद में ऑपरेट करना चाहते हैं। हमसे पूछा जाता है कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड क्या होगी, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि हमें पता है कि किसी भी अप्लायंस का अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, उसकी कोइल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V² अपॉन पावर। तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस था कोइल का वो अगर R इनिशियल इक्वल टू R नोट हम लिखते हैं तो V² अपॉन P होगा। V 200 वोल्ट था तो 200 इंटू 200 पावर की वैल्यू 100 थी।
यहाँ इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 200 इंटू 2 कितना मिलेगा हमें, 400 ओम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल जो कॉइल का रेजिस्टेंस था वो 400 ओम था। फिर हम जानते हैं किसी भी कॉइल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस पहले का हाफ हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनिशियल जो रेजिस्टेंस था कॉइल का वो 400 ओम था। अब उसको अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा हर एक पार्ट का वो 200 ओम मिलेगा। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द ईच पार्ट बिकम्स व्हाट, 200 ओम, राइट। नाउ 200 ओम के जो दो रेजिस्टेंस हैं उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और हम जानते हैं जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो यहाँ फिर से देख पा रहे हैं आर इक्विवेलेंट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन बिकम्स 200/2 एंड दैट इज व्हाट, 100 ओम। मान लो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम आया इसको मैंने आर डैश नाम दिया। अब मुझसे पूछा गया था कि अगर मैं उतने ही शुरुआत में जितने वोल्ट पे मैं पहले हीटर को ऑपरेट कर रहा था उतने ही वोल्ट पे वापस से ऑपरेट करूं तो जो नई पावर होगी वो क्या होगी, यानी एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड क्या होगी। तो नाउ न्यू पावर लिबरेटेड पर सेकंड कैन बी रिटन इज व्हाट, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू 100 हो जाएगी और वी स्क्वायर था 200 इंटू 200। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमें मिलता है 400 वॉट, यानी अब जो हमारा हीटर है वो पर सेकंड 400 जूल एनर्जी को लिबरेट कर रहा होगा, या इसकी जो पावर होगी वो 400 वॉट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके अंदर 3 बल्ब्स हैं, B1, B2 एंड B3। ऑल 3 बल्ब्स आर आइडेंटिकल। पूरा का पूरा सिस्टम 120 वोल्ट के सोर्स के साथ हम ऑपरेट करना चाहते हैं। हमसे कहा गया है रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज 60 वॉट एंड 120 वॉट। हर एक बल्ब की रेटिंग जो लिखी हुई वो ये थी। फाइंड आउट टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द 3 बल्ब्स इफ रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद द टाइम। देखिए जैसा हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है। तो जब किसी भी बल्ब से करंट फ्लो होती है, किसी बल्ब के फिलामेंट से करंट फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि उसका जो फिलामेंट है वो कंडक्टर वायर का बना हुआ है। हमसे यह क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइम के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज अगर नहीं होता है तो पूरे सिस्टम से जो पावर लिबरेट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पावर की वैल्यू बतानी पूरे सिस्टम की। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों आइडेंटिकल बल्ब थे, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर ले लेता हूँ, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, तो इस तरह का हम नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो कैसे कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आर एंड आर, उसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा आर। पहले सबसे पहले हम पूरे सिस्टम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आर और आर इसमें पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R/2, R/2 के साथ आर आएगा सीरीज में। तो पूरे सिस्टम का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो R/2 प्लस आर यानी 3R/2 होगा। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, 3R/2। अब अगर मुझे टोटल पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये वी स्क्वायर और ये आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इनपुट कर दी 3R/2 और इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो 2/3 वी स्क्वायर बाय आर, 2/3 वी स्क्वायर बाय आर। और ये वी स्क्वायर बाय आर क्या थी, ये किसी एक बल्ब की पावर है जो हमारे पास इस रेटिंग में लिखी हुई है एंड दैट इज व्हाट, 60 वॉट। तो वी स्क्वायर बाय आर की जगह मैंने 60 पुट कर दिया और सोल्व करने पे जो मुझे मिला वो कितना है, 40 वॉट। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है 3 बल्ब्स का वो जो पावर डिलीवर कर रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 वॉट। इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस की। मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। किसी भी सर्किट से पास होने वाली करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का अपना ऑन रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस की वजह से उसकी रीडिंग्स में एरर आती है और उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से एज एन एमीटर और एज ए वोल्टमीटर यूज करते हैं। और इसको देखते हैं किस तरह से गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एमीटर में। फिर हम बात करेंगे किस तरह से गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्टमीटर में। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो जब उसका आप किसी भी नेटवर्क के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो अपना रेजिस्टेंस ऐड करके नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, इसलिए उसकी जो जो करंट मेजरमेंट है उसके अंदर एरर आती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दें। हम जानते हैं जब दो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करें और उनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस स्मॉलर मैग्नीट्यूड का हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉलर देन स्मॉलर आता है। हमें कुछ नहीं करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है, इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अगर इसकी वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है तो जब जी और एस का मैं इफेक्टिव निकालूंगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉलर देन एस आएगा, राइट। तो ए और बी के बीच का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है शंटिंग की वजह से वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर किसी हद तक ठीक रीडिंग देता है। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ शंटिंग कर दी, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब देखिए मान लो इधर से आने वाली करंट आई है तो आई का कुछ पार्ट आई जी गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो रिमेनिंग पार्ट आई माइनस आई जी शंट से पास होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो
apparatus जिसको हम एमीटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर ए और बी के बीच में बात करूं मैं, तो ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो आप कहेंगे IgG। यहाँ से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलेंगे I माइनस IG इंटू एस। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो हमने यहाँ लिखी। बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी IgG, दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट। हमने इक्वलिटी लेके आए, पर यहाँ से हमने शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, IgG अपॉन I माइनस IG। तो यहाँ पर I जो है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर करंट। एमीटर से पास होने वाली करंट की जो रेंज है वो I लिखी जाएगी, और क्योंकि IG करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल करंट जो है वो IG है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो IG इज व्हाट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल्स में दी जाती है, एज इट इज यूज करें। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आर इक्विवेलेंट, जैसा कि हमने कहा दोनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉलर देन स्मॉलर IG, वो वैल्यू होगी GS अपॉन G प्लस एस। आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन शंट रेजिस्टेंस, शंट इज ऑलरेडी स्मॉल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये कंसेप्ट ऑफ एमीटर, किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू दी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है बच्चों, वोल्टमीटर जो होता है वो किसी भी अप्लायंस के या किसी भी लोड के या टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है, उसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर को यूज करता हूँ। तो क्योंकि वोल्टमीटर को पैरेलल में यूज किया जाता है, जिस टर्मिनल्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके बाद पैरेलल में वोल्टमीटर को यूज किया जाता है। तो मान लो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ, तो जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ से पास होने वाली कुछ करंट आई थी और इसके पैरेलल में मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, तो अब कुछ ना कुछ करंट वोल्टमीटर से भी पास होगी। इसका मतलब मेन ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ अगर मेन ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ का IR भी कम होगा, इसलिए हमारा जो वोल्टमीटर वो फॉल्टी रीडिंग देगा। हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि उससे नेग्लिजिबल करंट पास हो। तो इससे अगर नेग्लिजिबल करंट पास होगी तो वो अच्छी रीडिंग देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, गैल्वेनोमीटर ये था, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा ही हमारा जो एपरेटस है वो वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। अब आप देखिए, इस ब्रांच से आने वाली करंट अगर आई थी, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आई थी तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस G प्लस IR होगा, और इसके ए और बी के बीच में यानी ए और बी यानी वोल्टमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, VAB इक्वल टू I इंटू R प्लस G। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, जहाँ G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये R वो रेजिस्टेंस जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ। अब आप देखिए, R की वैल्यू हम बहुत हाई रखते हैं, हमें पता है कि वोल्टमीटर अच्छा तभी माना जाएगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो हमने R की वैल्यू हाई रखी है। फिर अब रिलेशन जो हमने यहाँ निकाला V इक्वल टू I R प्लस G, इसको यूज करके हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस है जिसको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। कई बार इसको न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्जन के लिए ऐड किया था उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस G, जो हमने यहाँ से मॉडिफाई किया। देखिए V अपॉन I इक्वल टू R प्लस G हो जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू V अपॉन I माइनस G हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं, हमारे पास एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप ध्यान से समझें, इन पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट which passes 10% of the main current through the galvanometer of resistance 99 ohm। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 99 ओम है, तो उसके साथ हम कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस जोड़ दें ताकि उससे पास होने वाली जो करंट हो वो मेन करंट की 10% हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक फॉर्मूला जो शंटिंग का भी हमने डेराइव किया वो क्या है, IgG अपॉन I माइनस IG। हमसे कहा जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो मेन करंट की 10% है। इसका यह मतलब हुआ, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेन करंट जो है यानी मीटर की जो रेंज वाली करंट I जो है, अगर उसकी वैल्यू I है तो IG की वैल्यू I बाय 10 होगी, जो इसका 10%। तो मैंने यहाँ लिखा IG इक्वल टू I बाय 10, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो आप पता ही I माइनस IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस IG बिकम्स व्हाट, I माइनस I बाय 10, दैट इज व्हाट 9I बाय 10, राइट। अब हम शंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो IG इज व्हाट, I बाय 10, G की वैल्यू 99 ओम गिवन थी, और I माइनस IG हो जाएगा 9I बाय 10। तो ये I बाय 10 से I बाय 10 कैंसिल हो जाएगा, और 99 अपॉन 9 बिकम्स 11 ओम। तो यही हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 11 ओम।
दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है जिसके अंदर क्या है, देखिए आप, ये एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 18 वोल्ट गिवन है। फिर यहाँ आप देखिए ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके साथ एक एमीटर जुड़ा हुआ है, एमीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है। तो 6 ओम के साथ 3 ओम का एमीटर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एमीटर जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, और फिर वही पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि एमीटर की रीडिंग क्या हो, इस सिस्टम के अंदर एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो जो भी करंट एमीटर से पास होगी वही उसकी रीडिंग है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले एमीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम था इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, और उसके साथ 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में था, तो नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें बैटरी से ड्रॉ होने वाली करंट आई मिल जाएगी। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क इज व्हाट, इन दोनों का मिलेगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6 + 1 ये कर दूंगा तो ये सीरीज में है। तो बच्चों इसको सोल्व करने में मिल रहा है 3 ओम, इसका मतलब नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है। अब अगर नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है तो यहाँ से ड्रॉ होने वाली करंट कितनी होगी, 18/3, राइट। तो करंट थ्रू दिस सेल इज 18/3, दैट इज 6 एम्पियर। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट 6 एम्पियर होगी। अब जब 6 एम्पियर करंट यहाँ आएगी तो वो यहाँ जो दो रेजिस्टेंस है 3 ओम और 6 ओम के, उनके अंदर रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में फ्लो होती है। तो 6 एम्पियर करंट फ्लो होती है यहाँ से। आप देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो 3:6 यानी 1:2 है। अगर ये 1:2 है तो करंट जाएगी 2:1 में। तो जब मैं 6 एम्पियर को डिवाइड करूंगा 2:1 में तो मिलेगी मुझे 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से पास होने वाली करंट 4 एम्पियर होगी और यहाँ से पास होने वाली करंट 2 एम्पियर होगी। इसका मतलब एमीटर की जो रीडिंग है वो 4 एम्पियर होगी। दूसरा तरीका ये है कि इसके और उसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, 2 ओम, राइट। 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, 2 ओम, और यहाँ से जाने वाली करंट 6 एम्पियर थी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ, वो कितना मिलेगा मुझे, 2 × 6 दैट इज 12। तो मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी दैट इज 12 वोल्ट, राइट। एंड द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस दी एमीटर। तो एमीटर के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 12 वोल्ट होगा। तो यहाँ से पास होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है क्योंकि एमीटर की रीडिंग भी होगी, वो होगी 12/3 एंड दैट इज व्हाट 4 एम्पियर एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इस तरह से आप एमीटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ द नेटवर्क की जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस एंड आल्सो इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इस तरह का नेटवर्क होता है जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस शो किए हुए। देखिए क्या होता है, R1, R2, R3 एंड R4, और C और D के बीच में एक 5th रेजिस्टेंस है जिसको अपन ने R5 नाम दिया। बेसिकली यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और इसीलिए मैं इस R5 को G से डिनोट कर रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर को शो कर रहा है, राइट। A और B जो है वो दोनों पॉइंट्स किसी बैटरी से जुड़े होते हैं जिसके ANS V कंसिडर किया है। तो इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है कि जब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है, उस बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है, और C का पोटेंशियल अगर D के बराबर है तो इस 5th रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होती, और जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती तो फिर इस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं तो R1 और R2 सीरीज में आएंगे, R4 और R3 सीरीज में आएंगे, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में आएगा। तो इस तरह से मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, राइट। तो in this type of the network when R1 R3 equals to R2 R4, R1 और R3 का प्रोडक्ट R2 और R4 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसको बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। मैंने जैसा आपको बता दिया, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है, इसलिए इस वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज अफेक्ट नहीं होता है अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें। बात दिमाग में रखना, इफ galvanometer and battery both are interchange, there is no effect on the Wheatstone bridge। ये इंटरचेंजेबल होते हैं बेसिकली, राइट। इसके कुछ अलग अलग तरीके के और डिजाइन होते हैं, अलग अलग तरह के नेटवर्क बना के दिए जाते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ देखे। देखिए यहाँ पर जो कॉमन वही एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ बनाया है। इसमें सभी रेजिस्टेंस जो है वो R है। अगर सभी रेजिस्टेंस R है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इनका प्रोडक्ट R² है, इनका प्रोडक्ट भी R² है। इसका मतलब ये होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। अभी इस वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होगी, और अगर इससे कोई करंट पास नहीं होगी तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो जब आप इसको यहाँ से हटा देते हो इस वाले रेजिस्टेंस को, तो आप देख पा रहे हैं R और R दोनों सीरीज में आएंगे, फिर R और R सीरीज में आएंगे। तो ये 2R और 2R
मिलके पैरेलल में इफेक्टिव देगा आर। इसका मतलब ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू आर आएगी। दूसरा टाइप ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम यहाँ बना रखा है, उसको आप देखिए, इसमें भी क्या है, ये ए और बी पॉइंट है, ये सी और डी पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। जब इनका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा तो इससे कोई करंट पास नहीं होगी। जब इसको हम हटा देंगे तो इसको हटाने के बाद ये दोनों सीरीज में आएंगे, तो R प्लस R इन सीरीज विल गिव्स 2R, R प्लस R इन सीरीज विल गिव्स 2R एंड 2R एंड 2R इन पैरेलल विल गिव्स R। तो यहाँ भी ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो R ही आएगा, राइट। थर्ड केस में आप देखिए, जिस तरह से हमने नेटवर्क बना रखा है, इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको अगर ठीक से देखें तो अगर मैं इस ए वाले पॉइंट को, अगर मान लो ये ओपन हो सकता है, तो ए वाली ब्रांच को यहाँ से उठाता हूँ और उधर ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैं उस तरफ ओपन करूंगा तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये देखिए, बी को इधर लेके आए, ए को उधर ले जाएंगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सी है मान लो, और ये जो डी है, ये जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है, ये सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस है, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ भी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आर ही आएगी। तो इस तरह से कुछ एक नेटवर्क आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को शो करते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक और डिवाइस है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ये बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के काम आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर होता है जिसको अपने बोला ए सी। ये एक यूनिफॉर्म वायर है जिससे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V शो है, राइट। यहाँ दो एल शेप स्ट्रिप होती है जो कनेक्टेड होती है, ये कॉपर स्ट्रिप होती है, और इस कॉपर स्ट्रिप इन दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू जोड़ देते हैं, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करना हो, अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम यहाँ एस की जगह कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। फिर हम डी पॉइंट के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं जो जॉकी से कनेक्टेड होता है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस वायर है, ये यूनिफॉर्म वायर है। मान लो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर मुझे गिवन हो तो मैं किसी भी लेंथ के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, उस लेंथ को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है, मान लो कोई रेजिस्टेंस ये आर था, तो इस रेजिस्टेंस को अपन ने फिक्स कर लिया। सपोज ये रेजिस्टेंस आर है, तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं, ये हमारे लिए नॉन रेजिस्टेंस हो चुका है। फिर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है, तो जॉकी को सबसे पहले हम यहाँ टच करते हैं। जब यहाँ टच करते हैं तो सिर्फ इतनी सी लेंथ का रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, बाकी ये सारा का सारा रेजिस्टेंस यहाँ तक का क्यू कहलाएगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हम पी बोल रहे हैं। फिर जॉकी को मैं यहाँ टच करता हूँ, फिर यहाँ टच करता हूँ, फिर मैं यहाँ टच करता हूँ। इस तरह जॉकी को जब मैं यहाँ से यहाँ टच करना स्टार्ट करता हूँ तो इस वाले सेक्शन की, यानी ए से जॉकी तक की जो इफेक्टिव लेंथ है वो बढ़ना शुरू होती है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होना शुरू होता है। एक कंडीशन स्टूडेंट ऐसी जरूर आएगी जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ते हुए इन दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो ये मीटर ब्रिज है वो बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा, और उस सिचुएशन के अंदर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी, तो इसके अंदर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलता है हम समझ जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर की बैलेंसिंग कंडीशन, मीटर ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो इस सिचुएशन के अंदर ए से जे तक जब मैंने यहाँ से स्लाइड करते हुए जॉकी को यहाँ लेके आया, तो यहाँ आने पे इसका डिफ्लेक्शन नल आया, यानी नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बैलेंसिंग कंडीशन मिल चुकी है। हम सबसे पहले ए से जे तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने पी नाम दिया, फिर जे से सी तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्यू नाम दिया। ये आर है और ये एस है। हम सबसे पहले ए से जे तक का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जहां पर जो कि टच है बैलेंसिंग कंडीशन को हमने बी पॉइंट नाम दिया, इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं, इसको बी सी बोलने वाले। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट ए बी, इसको हमने पी नाम दिया। सिमिलरली बी से सी तक का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 100 माइनस एल, यानी इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये क्यू हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन बैलेंसिंग कंडीशन व्हाट हैपेंड, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर हमें पता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा, या हम ऐसे बात कर सकते हैं P इंटू एस इक्वल टू Q इंटू R होगा, P इंटू एस इक्वल टू Q इंटू R होगा। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए P इंटू एस Q इंटू R के बराबर होगा। तो P जो है हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये AB तक का रेजिस्टेंस था, Q भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, वो BC तक का रेजिस्टेंस था। तो ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे RL अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर,
आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम एस यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वैल्यू मिलेगी हमें 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। फिर आप जानते हैं कि यहाँ स्केल लगी होती है, उस स्केल से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं कि किस लेंथ पर बैलेंसिंग लेंथ क्या है, किस पॉइंट पर, जहां जिस पॉइंट पर बैलेंसिंग कंडीशन मिली उसकी लेंथ क्या है। अगर आप एल कैलकुलेट कर लेंगे तो एल आपके लिए नॉन हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी नॉन था। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कंफर्टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है उसको ध्यान से समझे। एक हमें मीटर बीट पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसमें हमसे कहा गया है इफ नो करंट फ्लोज थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, यानी अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तब हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू बतानी है। और हमें कहा गया है कि जो ए बी वायर है हमारा 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.02 ओम पर सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऑल्सो फाइंड आउट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। इस कंडीशन के अंदर इस बैटरी से सप्लाई होने वाली करंट अगर आई है तो आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए बात करते हैं कि हमसे कहा गया है कि बैलेंसिंग कंडीशन जो है यहाँ से 60 सेंटीमीटर मिली है जो एजे के बराबर है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना चाहूँ ए से जे तक का, तो आर ए जे जो मुझे मिलेगा वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द दैट सेक्शन। इट विल गिव व्हाट 1.2 ओम। सिमिलरली जे से बी तक का रेजिस्टेंस अगर आर जे बी है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय दैट लेंथ विल गिव 0.8 ओम। हमें यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर आप जानते हो क्या होगा। बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। तो हम बैलेंसिंग कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, एक्स अपॉन आर जे इक्वल टू आर अपॉन आर जे बी, राइट। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर ए जे हम कैलकुलेट कर चुके थे 1.2 और आर जे बी भी हम कैलकुलेट कर चुके थे 0.8। तो जब x अपॉन 1.2 2 अपॉन 0.8 पुट करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे 3 ओम मिल जाती है, यानी इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, राइट। और क्योंकि हमारा जो पूरा एपरेटस है वो बैलेंसिंग कंडीशन में था, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काउंटेबल नहीं होगा। फिर हम देखेंगे अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रही है तो x और 2 ओम का जो रजिस्टर है वो सीरीज में है। फिर 60 सेंटीमीटर की लेंथ का रजिस्टर और 40 सेंटीमीटर लेंथ का रजिस्टर, जो टोटल रजिस्टर वो भी सीरीज में है। तो हम इसको सीरीज में और इसको सीरीज में लेके फिर दोनों को पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। इन बैलेंसिंग कंडीशन हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों यहाँ देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है ए से बी तक का वो कितना आएगा 3+2, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं क्या, हमें बैलेंसिंग जो दो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका फॉर्मूला है R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है 1.2 था, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 0.8 था, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 2 है जो हमने यहाँ लिखा। फिर ये हमें 3 ओम मिला, ये 2 ओम मिला, ये 5 है। तो ये 5 और ये जो 2 है, 5 और 2 पैरेलल में है, तो 5 इंटू 2 अपॉन 5+2 करूंगा, या मैंने कंप्लीट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सोल्व किया है। आप चाहे तो 5 इंटू 2 अपॉन 5+2 कर लेंगे तो 10/7 आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि आर इक्विवेलेंट है। फिर हम अगर करंट कैलकुलेट करना है तो हम 4 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 10/7 है, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो V इज 4 एंड 10/7 विल गिव 2.8 एम्पियर। इस तरह से बैटरी से सप्लाई होने वाली करंट भी हम कंफर्टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बनाया हुआ है और उसके नीचे जो बनाया हुआ है इस सर्किट को अपन सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो लगभग 0 एरर के साथ आपको रीडिंग देता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक लॉन्ग वायर होता है यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, जिसकी अक्रॉस हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से अलग अलग तरह के मेजरमेंट लेने वाले हैं। ये प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट के अंदर ये जो बैटरी जुड़ी होती है इसको अपन प्राइमरी सर्किट की बैटरी ईपी से डिनोट करते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है जो कि वेरिएबल रजिस्टर होता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ रजिस्टर सेट कर सकते हैं। ये एडी पोटेंशियोमीटर वायर है जो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर होता है, और इस वायर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए।
वो प्रॉपर्टी ये है कि इस वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए, ताकि जब इससे करंट पास हो तो इसका टेम्परेचर बदलने पर इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आए और पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म बना रहे। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट कंटेन करता है क्या क्या, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है, इसके अंदर एक रियोस्टेट लगा होता है, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर होता है। ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारी एक बैटरी लगी होती है, गैल्वेनोमीटर लगी होती है जो किसी जॉकी से कनेक्टेड होती है, इसको अपन सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पोटेंशियोमीटर की मेंशन की हुई है, जो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, पोटेंशियोमीटर इज द लीनियर कंडक्टर ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विद अ कांस्टेंट करंट सेटअप इन इट। ये एक लीनियर कंडक्टर होता है जो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का होता है, इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, दूसरा है इट मेंटेन द यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि हमने कहा कि इसका जो वायर है वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो डेफिनेटली इससे फ्लो होने वाली करंट कांस्टेंट होगी। करंट कांस्टेंट होगी जिसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए से बी तक का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वायर होने की वजह से फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कांस्टेंट बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है any potential difference which can less than the potential difference across the potentiometer wire can be measured by it। पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से कम पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी पोटेंशियल का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इससे मेजर कर सकते हैं, इससे ज्यादा का मेजर कोई करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर दिस इट इज मेड ऑफ सम एलॉयज नोन एज मैग्नेन, कॉन्स्टेंटेन एंड यूरेका। ये तीन एलॉयज होती हैं जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करती है, इसलिए इसी का बना होता है। हमने कहा इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मैं आपको समझा दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा भी टेम्परेचर बदलेगा तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदलने की वजह से इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी करेगा तो डेफिनेटली एरर आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे मटेरियल की बनानी पड़ेगी जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता हो, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर प्राइमरी सर्किट जो है, प्राइमरी सर्किट से फ्लो होने वाली जो करंट है उसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जब सेकेंडरी सर्किट कनेक्टेड नहीं है उस सिचुएशन में ये हमारा प्राइमरी सर्किट होगा। प्राइमरी सर्किट के अंदर जो बैटरी जुड़ी हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो या ईएमएफ जो है वो ईपी से डिनोट किया हुआ है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस अगर मैंने आरएच कंसिडर कर लिया, ये आर है, और इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अगर मान लो आर है, तो इस सिचुएशन के अंदर आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर will comes in series, so effective resistance becomes what, R plus RH plus capital R। और ये प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ है, तो इससे फ्लो होने वाली जो करंट बनेगी उस करंट की वैल्यू होगी E प्राइमरी अपॉन R प्लस RH प्लस R, ऑल आर इन सीरीज, राइट। फिर अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका IR करने वाले हैं। इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है R, तो अगर रेजिस्टेंस गिवन R है और ये है प्राइमरी सर्किट से पास होने वाली करंट, तो I इंटू आर करने पे मुझे VAB यानी AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। दिस इज द करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, राइट। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट इज व्हाट फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB VAB से हमने डिनोट किया। इसकी लेंथ अगर L है तो VAB अपॉन L इज द व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट, and this is what V by L, अगर V मैंने potential difference consider कर लिया along the potentiometer wire, and this is what fall in potential per unit length, right। अब बच्चों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। पोटेंशियोमीटर में बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत फंडामेंटल से न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आपका अच्छे से ग्रिप आ जाएगा। ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर एक प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर शो किया हुआ है। पोटेंशियोमीटर की जो प्राइमरी सर्किट की बैटरी है उसका जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट शो किया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और जो रियोस्टेट का की जगह जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 20 ओम है, और जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसकी लेंथ 10 मीटर है। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट इन प्राइमरी सर्किट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी और व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय दिस एपरेटस, राइट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। जैसा कि हमें दिखा रखा है 1 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 20 ओम प्लस 10 ओम ऑल आर इन सीरीज, so it will give what 10 plus 20 30 plus 1 31, so 31 is the effective resistance and EMF of the battery is what 2 volt, that's why the current through the primary circuit will be equal to E primary upon R equivalent, and this will give what 2 upon 31 ampere।
दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी सर्किट. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB? तो इससे पास होने वाली करंट हमें मिल गया. इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहता हूँ तो IR करना पड़ेगा मुझे. R10 है, ये करंट है, तो अगर मैं IR करूंगा तो VAB मिल जाएगा मुझे. व्हाट IR की वैल्यू, ये I था, R से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 20/31 वॉट. एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय द होल लेंथ ऑफ द वायर, एंड दिस विल गिव व्हाट VAB अपॉन L. और VAB की वैल्यू भी I इंटू RAB अपॉन L. तो I की वैल्यू 2/31 हमने कैलकुलेट कर ली, और रेजिस्टेंस ऑफ AB जो है वो 10 है, डिवाइड बाय ये कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/30 वोल्ट पर मीटर. दिस इज व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर. इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर. थर्ड पार्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस. हमें पता है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ अगर ये है, तो इस लेंथ के अलोंग जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है. तो क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर का अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20/31 है, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल बैटरी का या किसी भी चीज का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैक्सिमम वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वो होगी व्हाट 20/31 वॉट. राइट. हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूज हैं उसकी हम बात करेंगे वन बाय वन. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टू फाइंड अननोन EMF ऑफ द सेल एंड कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द टू सेल. अगर मुझे किसी सेल का EMF नहीं पता है तो मैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसका EMF फाइंड कर सकता हूँ. इसी तरह से अगर दो सेल्स मुझे दे दिए जाते हैं तो उन सेल्स का जो EMF है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है. देखिए, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट्स होते हैं. याद रहे, पोटेंशियोमीटर को यूज करते वक्त जितने भी सेकेंडरी सर्किट के एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ऐसे कनेक्ट करने हैं. राइट. और नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो ये बैटरी है, ये सेल जो हमारा है उसका EMF E1 है, इस सेल का हमारा EMF E2 है. सपोज पहले केस में मान लेते हैं कि हमें EMF E1 पता नहीं है, ये हमारे लिए अननोन है और मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी सर्किट को जब आप स्विच ऑन करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी. इस तरह से हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी. हमें पता है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट x है तो जैसे जैसे जॉकी को मैं यहाँ टच करता हूँ और टच करके इफेक्टिव लेंथ A से जॉकी का इफेक्टिव लेंथ बढ़ाता हूँ तो L बढ़ेगा तो x इंटू एल बढ़ेगा. XL इज व्हाट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट लेंथ. राइट. तो शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे ताकि सेकेंडरी सर्किट के अंदर सेल E1 EMF वाला सेल सर्किट के अंदर आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जॉकी को यहाँ टच करेंगे. जब यहाँ टच करेंगे सबसे क्लोज टू दी A तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बहुत कम होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा रहा होगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सर्किट के अंदर और इसके अंदर कहीं ना कहीं करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा. फिर धीरे धीरे हम जॉकी को आगे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे जब पॉइंटिंग जो टचिंग पॉइंट है उसको हम जिस डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ना शुरू होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू होगा, यानी A और J के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ना शुरू होगा. एक कंडीशन आएगी स्टूडेंट ऐसी, जब A और J के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E1 के बराबर हो जाएगा. उस सिचुएशन के अंदर इस सेकेंडरी सर्किट से कोई करंट पास नहीं होगी और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन. तो सिचुएशन के अंदर जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि A और J के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है यानी XL जो है या XL1 जो है वो इस EMF E1 के बराबर होगा. तो हम अगर मान लो जॉकी को यहाँ से टच करना शुरू करते हैं और हम इसकी बैलेंसिंग लेंथ, शुरुआत में जो बैलेंसिंग लेंथ है जहाँ नल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर वो L1 मिलती है, तो E1 इक्वल टू क्या होगा XL1. अब हमारे लिए X नॉन पैरामीटर है और L1 हम यहाँ की लेंथ मेजर कर लेंगे. तो अगर L1 भी नोन है, X भी नोन है तो हम E1 की वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी भी सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं. दूसरा, अगर मुझे दो सेल्स को कंपैरिजन करना हो तो पहला तो प्रोसेस स्टूडेंट मैं यही यूज करूंगा कि मैं पॉइंट 1 और 2 को कनेक्ट करूंगा. पॉइंट 1 और 2 को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले E1 की बैलेंसिंग लेंथ लेके आऊंगा. वो बैलेंसिंग लेंथ एज इट इज मुझे मिलेगी. तो व्हेन पॉइंट 1 and 2 is connected, balancing length of E1 is suppose L1. In that situation E1 will be equal to XL1, equation 1 मिली. अब हम 1 और 2 को डिस्कनेक्ट कर देंगे और 2 और 3 को ज्वाइन करेंगे. 2 और 3 को ज्वाइन करने पे सेल 2 हमारा सेकेंडरी सर्किट के अंदर आ जाएगा और ठीक जिस तरह से हमने E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की थी उसी तरह से मैं E2 के लिए भी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लूंगा. सपोज वो बैलेंसिंग लेंथ मुझे जो है वो E2 मिली जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है. तो E2 की जो L2 मिली जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है. तो E2 की जो वैल्यू होगी वो XL2 के बराबर होगी.
इस तरह से हमें E1 और E2 की बैलेंसिंग लेंथ मिल गई। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2 मिल जाएगा। और इस तरह से हम दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ द करंट। किसी भी सर्किट से पास होने वाली करंट को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो मैं वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, एक बात हाँ याद रखना जरूरी है कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। इसका मतलब जब बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेंड हो जाती है तब वो मैन सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है, और जब वो मैन सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो रीडिंग्स हैं, उसकी जो मेजरमेंट्स है वो एक हद तक आइडियल अप्रोच होंगी। तो इसको हम आइडियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बाकी सभी मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ करंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट को ठीक से ऑब्जर्व कर लें। यहाँ हमारे पास कोई नोन ईएमएफ की बैटरी है, नोन ईएमएफ का सेल है, ई नॉट उसका ईएमएफ हमारे लिए नोन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें इस सर्किट के अंदर पास होने वाली करंट को मेजर करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास नॉन ईएमएफ का सेल लेंगे जिसका ईएमएफ ई नॉट है, और हम पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से कनेक्ट करके ई नॉट के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। जब बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिल जाएगी और ई नोड मेरे लिए नॉन है तो सबसे पहले मैं 1 और 2 को कनेक्ट करूंगा, और ई नोड इक्वल टू एक्स L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेल ई नोड मेरे लिए नॉन था और L1 मेरे लिए नॉन है क्योंकि मैं उसको मेजर कर लूंगा। तो यहाँ से मुझे इस प्राइमरी सर्किट यानी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स मिल जाएगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, ई नोड अपॉन L1। अब हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से कनेक्ट करेंगे। जब पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बैलेंसिंग लेंथ सर्च करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, तो होगा क्या कि जब बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिलेगी पॉइंट 1 को पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से कनेक्ट करने के बाद, वो यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस IR के लिए मिलेगी। और मान लो अगर वो बैलेंसिंग लेंथ मुझे L2 मिलती है तो यहाँ से यहाँ तक का यानी इस R के अक्रॉस जहां से करंट I फ्लो रही है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उस V की बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिल जाएगी। सपोज वो L2 मिलती है तो V इक्वल टू IR होगा और वो XL2 के बराबर होगा। फिर मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा XL2 अपॉन R, क्योंकि हम X ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके थे। जब X की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो मुझे सारा रिलेशन मिल जाएगा। अब आप देखिए, ई नोड मेरे लिए नोन था, R मेरे लिए नोन है, L1 एंड L2 मेरे लिए नोन है, तो मेरे लिए करंट की वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैं किसी भी सर्किट से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल राइट मेजरमेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट हमने बनाया है। यहाँ पर ये हमारा वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट के अंदर जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके टर्मिनल्स के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक की के थ्रू में कनेक्ट कर देता हूँ। शुरुआत में हम इस की को ओपन रखते हैं जिससे कि ये वाला जो सर्किट है सेकेंडरी सर्किट का, ये वाला जो पार्ट है वो सर्किट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि इससे कोई करंट पास नहीं होने वाली जब मैं इसको ओपन रखता हूँ, ठीक है। फिर सबसे पहले हम एक बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेल से जब करंट ड्रॉ हो रही होती है तो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR के थ्रू लिखा जाता है। यहाँ पर E सेल का EMF है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, I फ्लो होने वाली करंट है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इसको मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने के बाद IR इक्वल टू E माइनस V और R की वैल्यू E माइनस V अपॉन I कैलकुलेट कर लूंगा। जैसा कि हम जानते हैं I की वैल्यू जो होगी वो V अपॉन R होगी, V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जब मैं I की वैल्यू पुट करूंगा तो V अपॉन R से मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर किसी तरह से E और V की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब मैं की को ओपन रखता हूं तो इस सर्किट का पार्ट नहीं होगा एंड डेफिनेटली सिचुएशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर जो ये सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, सबसे पहले इसको ओपन रख करके इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करूंगा। जैसा कि आप जानते हो जब हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं तो नल पॉइंट जो मिलता है जहां डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर, उसका सिचुएशन के अंदर यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी। और जब यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी तो जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली है E के लिए मिली है, ना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मिली है। आप जानते हो कि किसी भी सेल से जब करंट फ्लो नहीं हो रही होती है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF के बराबर होता है। सबसे पहले मुझे E के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है। व्हेन की के इज ओपन, के जो की है उसको ओपन रखता हूँ, तब अगर मैं बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करता हूँ तो मुझे E के लिए मिलती है और वो मिलती है L1। सपोज यहाँ से यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L1 है और यहाँ मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली थी E के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं,
की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, सेकेंडरी सर्किट के इस पार्ट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब करंट सेल से फ्लो हो रही होती है तो हमें पता है उसके एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले की को क्लोज करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब मैं की को क्लोज करता हूँ तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो इसके टर्मिनल पोटेंशियल, अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उस बैलेंसिंग लेंथ का जो एक्सेल होगा वो इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने की को क्लोज किया और दोबारा जब हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की, सपोज वो बैलेंसिंग लेंथ जो थी वो अगर L2 है तो व्हेन की के इज क्लोज्ड हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मिलेगी और वो होगा V इक्वल टू XL2। इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिली। इस फॉर्मूले के अंदर हमें E और V की वैल्यू पुट करनी है तो XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 मिलेगा, X कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 होल मल्टीप्लाई बाय R। जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स का R आपके लिए नोन था, L1 एंड L2 आपके लिए मेजरेबल है तो ये भी हमारे लिए नोन हो चुके हैं। और मैं इस फॉर्मूले को यूज करके L1 L2 की वैल्यू पुट करके कंफर्टेबली इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी जो बेस्ड थी किस पर, पोटेंशियोमीटर के ऊपर, राइट। इसकी प्रैक्टिस करें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके प्रैक्टिस के बाद आप इस पर अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।